आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। किसी भी कारोबार के लिए सबसे अहम और अमूल्य होता है कंपनी के लिए काम कर रहे कर्मचारी या फिर कंपनी का वर्कफोर्स। अगर ये नहीं हो तो आपकी कंपनी का चक्का जाम हो सकता है। इस अमूल्य संपदा की अहमियत कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने इतनी अच्छे से समझी है कि उनके लिए ये एक कारोबार ही बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों की, जो आज भारत में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। देश में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं और इसीलिए रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कारोबार के कई सारे मौके सामने आ रहे हैं। साल दर साल 300% की जबरदस्त तेजी के साथ ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है। कैसे इस क्षेत्र में आप जमा सकते हैं पैर, इसका पाठ आज हम सीखेंगे 29 साल के फरहान आजमी से, जिसने इस छोटी उम्र में भारतीय रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है और अब ग्लोबल मार्केट पर अपनी नजरें बनाए हैं। क्या आपको पता है 2022 तक दुनिया की 80% पॉपुलेशन की अमूमन उम्र 40 से 45 साल हो जाएगी और ठीक उसी वक्त भारतीय पॉपुलेशन की अमूमन उम्र भी होगी 25 साल। यानी तब दुनिया भर की सभी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लगने वाले यंग वर्कफोर्स सिर्फ भारत के पास होगा। इन सब आंकड़ों के अनुसार आने वाले सालों में रोजगार के मौकों का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं और साथ ही रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस करने की कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इसका अंदाजा भी। इस क्षेत्र के भविष्य में होने वाली ग्रोथ का अंदाजा एक शख्स ने लगाया 8 साल पहले, फरहान आजमी। कॉमर्स ग्रेजुएट फरहान ने एचआर एग्जीक्यूटिव की नौकरी से करियर की शुरुआत की और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में मौजूदा मौकों को देखते हुए एंटरप्रेन्योर बनने की ठानी। टर्निंग पॉइंट करके एक कंपनी थी पैट्रा में, वहाँ मैंने करीबन 6 महीने काम किया। वहाँ पे मैं मैनेजर बना विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। फिर उसके बाद मैं मूव कर गया एक नई कंपनी वर्ल्ड लिंक ग्रुप करके, जो सांता क्रूज में थी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रामी ग्रुप ऑफ होटल्स। वहाँ पे मैंने एज अ सीनियर मैनेजर ज्वाइन किया। ग्रेजुअली मैं वहाँ पर एज अ हेड रहा अप टू 2005 और फिर 2005 में मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू डू समथिंग ऑन माय ओन एंड दैट वाज द एंटरप्रेन्योर बग बिट मी एंड 2005 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की, फ्यूचर्स ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट में थी। फरहान की कंपनी फ्यूचर्स फ्रेशर्स को नौकरी दिलवाने वाले मीडिएटर की भूमिका निभाती है। खासकर शुरुआत परमानेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन से हुई, लेकिन 2008 की मंदी ने फरहान के सामने कई सवाल खड़े किए। लेकिन ये फ्यूचर्स की कामयाबी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। एक नया आइडिया आया एचआर इंडस्ट्री में स्टाफिंग का, विच वॉज इनटू कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग या टेम्पररी स्टाफिंग एज यू मे कॉल इट, जो कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत नई स्टोरी है। स्टाफिंग एक्चुअली एक रिसेशन का बिजनेस है। जब कंपनियां अपने परमानेंट रिक्रूटमेंट के स्टाफ को कम कर रही होती हैं, वहाँ पे वो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स को बढ़ा रही होती हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम तो चलाना है, वो कंपनीज नहीं बंद कर सकती हैं। तो रिट्रेंचमेंट ऑफ स्टाफ इसलिए होता है ताकि कॉस्ट कम कर ली जाए। वो गैप फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स करता है, फुलफिल करता है। हमने 2008 में अपनी नई कंपनी स्टार्ट की, एक और कंपनी जिसका नाम था फ्यूचर स्टाफिंग सॉल्यूशन, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था खाली टेम्पररी स्टाफिंग के एरिया में काम करना। फरहान की फ्यूचर्स कंपनी टेलीकॉम, रिटेल, आईटी, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, लगभग सभी इंडस्ट्रीज को प्यून से लेकर सीईओ के लेवल तक के ब्लू और व्हाइट कॉलर जॉब्स रिक्रूट कराती है। मुंबई के अलावा देश के 7 बड़े शहरों में कंपनी की पहुंच है। बिजनेस को अगले लेवल तक ले जाने के लिए कंपनी न सिर्फ रिक्रूटमेंट करती है, बल्कि एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी करने लगी है। हम पूरा एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं। तो रिक्रूटमेंट से लेके उसका ऑफर लेटर इशू करने से लेके उसको ऑनबोर्ड करने से लेके उसकी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग करने से लेके हर चीज़ हम मैनेज करते हैं। और जब वो एम्प्लॉय छोड़ रहा होता है तो उसकी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ भी हम करते हैं। तो उस एम्प्लॉय की पूरी साइकिल हमारे हाथ में होती है, जो कि वो एम्प्लॉय क्लाइंट के यहाँ पे डिप्यूटेड होता है, लेकिन वो पूरा लिंक्ड हमारी कंपनी से रहता है। That's how the process works. प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ अब फ्यूचर्स सरकार को भी टेम्पररी स्टाफ सॉल्यूशन ऑफर करती है। गवर्नमेंट बहुत सारे वर्कफोर्स एम्प्लॉय करती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। तो आप ले लीजिए एनएसएसओ, यूआईडी, आप ले लीजिए, आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च कर रही है, राजीव गांधी आरोग्य निधि योजना, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है। उसमें भी वो बहुत सारे टेम्पररी स्टाफ्स
अपॉइंट करने वाले हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पेरोल पे रहेंगे लेकिन काम गवर्नमेंट के लिए करेंगे। तो द इंडस्ट्री इज एक्चुअली ग्रोइंग ऑन अ लार्ज स्केल। फ्यूचर्स की अब 3 अलग अलग कंपनियां हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज परमानेंट स्टाफिंग के लिए, स्टाफिंग सॉल्यूशंस टेम्पररी स्टाफिंग के लिए और ओवरसीज मार्केट को कैप्चर करने के लिए यूके और फिलीपीन में फ्यूचर्स की ओवरसीज रिक्रूटमेंट कंपनी है। भारतीय बाजार पर पकड़ जमाने के बाद अब फरहान ने ग्लोबल मार्केट में कदम रखा है। यूके और फिलीपीन के मार्केट के बाद अब कंपनी गल्फ कंट्रीज में रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करेगी। एक तीसरी कंपनी हमने लॉन्च की, फ्यूचर्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट, जिसका मोटिव था इंडियन वर्कर्स को अब्रॉड भेजना। ग्रेजुअली हम उसे गल्फ के मार्केट में कर रहे हैं। अगर आपको पता है, डेनमार्क ने एक अभी ओपन पॉलिसी कर दी है जहां पे इंडियन वर्कफोर्स को इंटरनेशनल मार्केट में फ्री अवेलेबिलिटी और फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। फरहान ने 2005 में 4 लाख के निवेश के साथ फ्यूचर्स की शुरुआत की। आज कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ का है। अगले साल तक कंपनी 100 करोड़ के क्लब में पहुंचेगी और 5 सालों में 400 करोड़ तक का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद रखती है। इन आंकड़ों को देखते हुए इस क्षेत्र में पैदा होने वाले मौके साफ दिखाई देते हैं। सरकार के एफडीआई को मंजूरी देने के बाद अब भारतीय रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को भी उम्मीद है कि यहाँ पर ग्रोथ और भी अच्छी रहेगी। अब इससे क्या हो रहा है कि जितने रिटेल प्लेयर्स हैं, तो इफ आई हैव टू नेम अ फ्यू, वॉलमार्ट, कारफोर, आइकिया, टेस्को, सब लोग एक बड़ा स्टाफ हायर कर रहे हैं। इससे हमें एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि हमारा पेनिट्रेशन ऑलरेडी रिटेल में बहुत स्ट्रांग है विद द डोमेस्टिक सेगमेंट ऑफ प्लेयर्स। सो हम बहुत सारे डोमेस्टिक सेगमेंट प्लेयर्स हैं जिनका फ्रंट लाइन स्टाफ हमारे पास आउटसोर्स्ड है, तो उसका एडवांटेज हमें एफडीआई से जो नए इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेगा। फरहान के मुताबिक यहाँ काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉम्पिटिटर्स भले ही गिने चुने हैं लेकिन मुकाबला तगड़ा है और साथ ही नए लोगों के लिए, खासकर भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौकों की कमी नहीं है। कल्पिता पारकर, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आगे मिलेंगे एक और कंपनी से जो डोमेस्टिक हेल्प को एक ऑर्गेनाइज्ड कारोबार में बदल रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज हम बात कर रहे हैं मैन पावर मैनेजमेंट में बढ़ते बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। पहली सक्सेस स्टोरी से हमें अंदाजा लगा कि किस तरह से भारत में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं और इसी के साथ डोमेस्टिक सर्विस की मांग भी बढ़ती जाएगी। गुड़गांव की गौरी सिंह ने इस बढ़ती मांग की जरूरत समझी और गरीब महिलाओं को रोजगार देने और खुद का एक एंटरप्रेन्योर वेंचर शुरू करने के दोहरे लक्ष्य से शुरू की डोमेस्टिक सर्विस कंपनी द मेड्स कंपनी। गौरी सिंह पिछले 10 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही है। गौरी को खुद का कारोबार तो शुरू करना था लेकिन उससे भी ज्यादा वो गरीब महिलाओं को रोजगार देना चाहती थी। लुधियाना पंजाब में एक अर्बन महिला एंड मजदूर अलायंस नाम की एनजीओ हमने लॉन्च की थी। वो एक मेंबरशिप बेस्ड कंपनी है जिसमें हम शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं के साथ काम करते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में डोमेस्टिक वर्कर्स थे, तो हमने उनकी दिक्कतें समझी, एक रिसर्च किया और एक पायलट किया कि हम मार्केट को यूज़ करके ये दिक्कतें ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं। तो उस पे हमने एक पायलट लॉन्च किया और उसकी लर्निंग्स से हमने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1.5 साल पहले लॉन्च की। फिलहाल द मेड्स कंपनी गुड़गांव एरिया में ऑपरेट करती है। कंपनी में 125 मेड्स और 6 मैनेजमेंट स्टाफ हैं। कंपनी खाना बनाना, घर की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़े धोने जैसे सभी कामों के लिए पार्ट टाइम वर्कर प्रोवाइड करती है। घर में कितने लोग हैं और घर कितना बड़ा है, इस पर मेड की सैलरी तय होती है। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कंपनी कस्टमाइज्ड पैकेजेस भी ऑफर करती है। हायर मिडिल क्लास और वर्किंग प्रोफेशनल्स कंपनी का टारगेट ऑडियंस है। जोग्राफिकली हम उस एरिया को टारगेट करते हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वर्किंग कपल्स हैं, मिडिल क्लास इनकम्स जहाँ पे थोड़ी हायर हैं और डेंसर लोकेशन है। क्योंकि हम पार्ट टाइम वर्कर्स के साथ काम करते हैं तो हम मल्टीपल होम्स को एक वर्कर के साथ कवर कर सकते हैं उसके लिए। गौरी ने 1.5 साल पहले खुद की बचत और बैंक से लोन लेकर मेड्स कंपनी की शुरुआत की। पहले फेज में कुल 1 करोड़ का निवेश किया और 250 मेड्स पर ब्रेक इवन का टारगेट बनाया, जो 2 से 3 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। डोर टू डोर कैंपेनिंग और सोशल मीडिया के जरिए ब्रांड बिल्डिंग और प्रमोशन किया
और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग पर जोर दिया और कुल मिलाकर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पर 5 से 10% खर्च करके ग्राहकों तक पहुंच बनाई। जिस ज्योग्राफी में हम काम कर रहे हैं उसमें हमने फ्लायर्स और डायरेक्ट मार्केटिंग भी की है, तो हमारे को अभी तक मार्केट में कोई इशू नहीं आ रहा है। डिमांड इज़ वेरी लार्ज। हमारा ज़्यादातर स्ट्रेस अभी अपने ऑपरेटिंग मॉडल को टाइटन करने में रहा है। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई प्लेसमेंट एजेंसीज पिछले कुछ सालों से काम कर रही हैं, लेकिन लगभग सभी डोमेस्टिक वर्कर प्रोवाइडर्स नाकामयाब रहे हैं। इससे सीख लेकर और सोशल कॉज के तहत गौरी ने मेड्स कंपनी का बिजनेस मॉडल सर्विस प्रोवाइडर के आधार पर तय किया। इसमें डोमेस्टिक वर्कर को सर्वेंट के बदले डोमेस्टिक वर्क को सर्विस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी चाहिए कि हम एक ऑल वुमेन वर्कफोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें औरतों की ज़रूरत, औरतों का जो सोशल स्ट्रक्चर में जो पोजीशन है, उनकी जो चाइल्ड केयर और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, उसको दिमाग में रख के ही चलना है। विच मीन्स कि हमें मार्केट को तो देखना है पर राइट्स को भी देखना है। ये राइट्स के बगैर मॉडल स्केल नहीं कर पाएगा। प्लेसमेंट एजेंसी स्केल ना होने का और एक कारण है गरीब महिलाएं, जिनका डोमेस्टिक सेक्टर में 75% का हिस्सा है। इनकी घरेलू समस्याएं, घर परिवार, बच्चे, मेडिकल इश्यूज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौरी ने इस समस्या को समझते हुए द मेड कंपनी के वर्कर्स को सभी अधिकार दिए हैं जिन पर उनका हक है। TMC एक वुमेन ओन्ड, वुमेन रन और वुमेन सर्विसिंग कंपनी है, तो हम वर्किंग वुमेन को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वो वर्कफोर्स में रह सके ज़्यादा देर तक, और हम लो इनकम वुमेन को सिक्योर एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। भरोसेमंद और सुरक्षित होने की वजह से मेड कंपनी ने कम समय में ग्राहकों का विश्वास हासिल किया और अब कंपनी गुड़गांव के बाद जल्द ही देश के दूसरे शहरों में कारोबार बढ़ाने के लिए तैयार है। अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि एंटरप्रेन्योर मैगजीन का नया इशू अब स्टैंड्स पर है। अप्रैल के इस इशू में कवर स्टोरी पर है अपोलो हॉस्पिटल का रेड्डी परिवार। कैसे 1979 में एक डॉक्टर ने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कदम बढ़ाए और आखिरकार अपोलो हॉस्पिटल्स की शुरुआत हुई। यही नहीं, इस इशू में आप 30 साल पुराने और भारत के सबसे मशहूर ब्रांड रसना के कांस्टेंट इनोवेशन के किस्से भी पढ़ सकते हैं। So grab your copy now. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। किसी भी एंटरप्रेन्योर के सामने कभी ना कभी ये पेचीदा सवाल खड़ा होता है कि क्या मुझे कारोबार को बढ़ाने के लिए एक निवेशक की जरूरत है, और सही निवेशक की तलाश काफी क्रिटिकल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। किन चीजों का ख्याल रखें इस चक्रव्यूह में कदम रखने से पहले, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक अर्ली स्टेज फंड और राइस वेंचर पार्टनर्स के फाउंडर रेहान यार खान। रेहान, स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर पर। अब क्योंकि आप कई सारे कंपनियों को देखते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं, उनमें निवेश करते हैं आखिरकार, तो एक स्टार्टअप के लिए वो सही टाइम कब होता है जब वो सोचे कि हाँ अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, अब मैं निवेशकों के पास जाना शुरू करता हूँ? जब आपने खुद अपने थोड़े कुछ पैसे उसमें लगाए और थोड़ा अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, अपने आइडिया को डेवलप किया है, और उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद आप फिर आउटसाइड फंडर्स के पास जाएं, क्योंकि आपने अपने खुद के पैसे उसमें नहीं लगाए तो बाहर वाले आप पे क्यों विश्वास करेंगे। तो पहले आप खुद थोड़ा डेवलप करिए। अगर आप उसका प्रोटोटाइप निकालिए, थोड़ा टेस्टिंग करिए, थोड़ी डेटा निकालिए उसके तरफ से, मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है, चैलेंजेस क्या हैं, ये थोड़ा खुद करके थोड़ा सीखिए, तो फिर आप इन्वेस्टर्स के पास जाएं। कितने लोगों से एक साथ बात करनी चाहिए? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि आप 10-15 लोगों को अप्रोच करें, फाइनली कोई ना कोई आके पैसा लगाएगा। तो अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ, अर्ली स्टेज फंड की ज़रूरत में हूँ, तो आइडियल नंबर क्या होगा लोगों को अप्रोच करने के लिए? तो एक बहुत ही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर ने मुझे बताया, कह रहा था कि पहले वो सब लोगों के पास जाएं जिससे आपको पैसे नहीं चाहिए, ताकि आप सीख सके हाँ। कैसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। फिर आप वो लोगों के पास जाए जिससे आप जिससे पैसे चाहिए। तो कम से कम आपको 15-20 ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स को अप्रोच करना पड़ेगा।
और जब पहली बार आप फंड्स की खोज में हैं तो एक अर्ली स्टेज फंड के पास जाना बेस्ट है? अर्ली स्टेज फंड के एडवांटेजेस हैं, एंजल ग्रुप्स के भी एडवांटेजेस हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के भी एडवांटेजेस हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स काफ़ी जल्दी डिसीजन लेंगे। एंजल ग्रुप्स की नेटवर्क बड़ी अच्छी होती है, तो वो लोग अपने आपके पास काफ़ी वैल्यू एड इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। आपका B2B प्रोडक्ट है तो दे कैन हेल्प यू इंट्रोडक्शंस में और दूसरी मार्केटिंग में। फंड्स भी काफ़ी फास्ट डिसीजन ले सकते हैं और उनके पास पैसे होते हैं फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो अलग ग्रुप्स में अलग अलग एडवांटेज होते हैं। फ़ायदा ये है कि आप ब्लेंडेड अप्रोच लें अपने फर्स्ट राउंड में, अगर हो सके तो आपके पास 2-3 इन्वेस्टर्स आए तो थोड़े आपके मनपसंद प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट लें और थोड़े फंड से या कोई एंजल ग्रुप से भी ले सकते हैं। और जब भी आप किसी फंड को अप्रोच करें या फिर किसी एक इन्वेस्टर को अप्रोच करें, किस मकसद से होना चाहिए? प्राइमरीली एक फाइनेंशियल डील होनी चाहिए या फिर एक ऐसे इंसान के पास जाएं जो आपको कुछ एक्सपर्टीज देगा, शायद उनके पास वो डोमेन नॉलेज हो जो आप में एक लैकिंग है? डोमेन नॉलेज, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, क्वालिटी नॉलेज, तो फ्री कंसल्टिंग मिल रही है आपको। तो हो सके तो ऐसे इंडिविजुअल के पास जाएं जिसके पास ये नॉलेज है और आपको सबसे बेस्ट कंसल्टेंट वही होता है जो आपके बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हो। तो वो टाइम स्पेंड करेगा। पेड कंसल्टेंट से भी बेहतर। जी, फिर ऐसी स्थिति में फिर एक एंजल इन्वेस्टर या फिर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेस्ट रहेगा क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व्ड होगा बिजनेस में? एंजल इन्वेस्टर या फंड का जनरल पार्टनर भी, क्योंकि फंड के जनरल पार्टनर्स के पास दूसरे पोर्टफोलियो कंपनी से बहुत लर्निंग रहती है जो वो आपके पास ला सकते हैं। SEO में क्या हो रहा है, ट्रेंड्स क्या है, रिक्रूटिंग ट्रेंड्स, बाकी पोर्टफोलियो कंपनी से वो लोग काफ़ी शेयर करेंगे आपके पास नॉलेज। और सवाल यही है कि अगर मैं सोच रही हूँ एक स्टार्टअप चला रही हूँ और मुझे फंड्स की ज़रूरत है, किस तरह से अप्रोच करें? क्या नॉर्मली ये जो स्टार्टअप वीकेंड्स आते हैं उस तरह के इवेंट्स में जाएं? कहाँ पर आपको ये लोग मिलेंगे? आप एंजल ग्रुप्स के पास जाएं, उनके फॉर्मल पिच प्रोसेस से आप स्टार्टअप इवेंट्स को जाएं। मैं काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स से वाइल हैविंग लंच मिला हूँ। ओला कैब्स एक कंपनी थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया। मैं लंच ले रहा था, वो भी लंच ले रहा था, बातचीत चल गई कि क्या कर रहे हो, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है, बट यू मस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर। आप ज़्यादा नेटवर्किंग करें, ज़्यादा आप लोगों से मिलें। इंडिया में आजकल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंजल ग्रुप्स हैं, स्टार्टअप इवेंट्स हैं, मेंटरिंग क्लिनिक्स हैं। जिधर भी आपको ये टच पॉइंट होए इन्वेस्टर्स या सीनियर एंटरप्रेन्योर्स या फंड मैनेजर्स के साथ, आप ज़रूर वो अपॉर्चुनिटी लें। अब क्योंकि आपके कॉलेज नेटवर्क्स भी बड़े पावरफुल हैं इसमें। साथ ही यहाँ पर रेहान, क्योंकि आप कई लोगों से बात करते हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी आप शायद एक हफ्ते में 150 से ज़्यादा कंपनियों से बात करते होंगे। आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि आप खुद एक इन्वेस्टर हैं, जब कोई एक छोटी कंपनी आपके सामने आती है? 3-4 मेन क्वालिटीज़। एक तो मार्केट काफ़ी बड़ा होना चाहिए। दूसरी उसमें कंपटीशन कम होनी चाहिए। आपकी टीम अच्छी हो और मार्जिन्स अच्छे हों ये बिजनेस में आपके लिए, और कुछ इसमें प्रोप्राइटरी हो आपका, ताकि आप इसमें कुछ ओन करिए, नहीं कि खाली आप कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और बेच रहे हैं। वो उस किस्म के बिजनेस में मैं इन्वेस्ट नहीं करता, दूसरे काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं। बट ये हमारे फंड का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, ये 4-5 चीज़ जी। अब और साथ ही क्या यहाँ पर कुछ खास लीगैलिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप इक्विटी डाइल्यूशन की पहले बात कर रहे थे, नॉर्मली उसका कितना रिस्क होता है? कई केसेस हमने पढ़े हैं जहाँ पर फाइनली प्रमोटर के पास कुछ रहता नहीं, क्योंकि ही इज गॉन आउट, गॉट अ लॉट ऑफ मनी एंड इट्स प्राइमरीली सिटिंग विद द इन्वेस्टर्स। रिस्क तो होता है। आप टिपिकली जो मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंश्योर करेंगे कि आपके पास एग्जिट के टाइम पे कम से कम 15-20% बचे एक कंपनी का, और फिर वो टाइम पे आपकी वैल्यू एग्जिट आपका टिपिकली $300-400 मिलियन से कम होता नहीं है। तो आपके पास $100-150 मिलियन बच जाएगा वो टाइम पे। जो इन्वेस्टर ज़्यादा मैच्योर नहीं है, दे विल नॉट बी सेंसिटिव ये बारे में। सो यू हैव टू, आप थोड़ा इन्वेस्टर आप कई इन्वेस्टर से मिलेंगे। आप जब इन्वेस्टर चूज़ करेंगे,
आपकी केमिस्ट्री कैसी है इन्वेस्टर के साथ, और ये सब पॉइंट्स उनके साथ थोड़ा चेक करें कि और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में क्या हुआ है। मोर देन लीगैलिटीज चेक करना, आप थोड़ी केमिस्ट्री और इन्वेस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। शुक्रिया रेहान, हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। याद रखिए हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हमेशा हाजिर है, वहां पर जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।